नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनेता ऐलानों का पिटारा खोलते जा रहे हैं। एक ऐसा ही ऐलान किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या ऐलान किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने और क्यों हुई है सियासत गर्म। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसानों के लिए 5 ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर वे इसे लागू करेगी। क्या है ये 5 ऐलान, आइए जानते हैं। कमलनाथ के किसानों के लिए 5 ऐलान। 5 हॉर्स पावर का बिल माफ, बिजली का बकाया बिल माफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, आंदोलन के केस वापस लिए जाएंगे, 12 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है, किसान कर्जदार हो गए हैं, कर्ज लगातार बढ़ रहा है। यह नीति आयोग की रिपोर्ट है। बीजेपी कहती है कि हम ब्याज माफ करेंगे। ब्याज माफ कर देने से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन वह कर्जदार बना रहेगा, ब्याज चलता रहेगा। तो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे, ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहां हमने पहले किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर, 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले कमलनाथ की सरकार में वादे पूरे नहीं हुए। कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ छल, धोखा, अन्याय किया। आज कमलनाथ न्याय योजना की बात कर रहे हैं। 18 महीने की सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। राहुल गांधी ने सीएम बदलने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सिलेंडर पर सब्सिडी का ऐलान किया था। मिस्टर बंटाधार को पर्दे के पीछे रखा जाता है। कांग्रेस झूठ कपट करती है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2018 के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कई प्रकार के वादे उस समय जो किए थे, और उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने 15 महीने की सरकार में, किसी सरकार को 15 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक भी वादा पूरा न करते हुए मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा, छल और कपट किया था। मुझे आश्चर्य है कि 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।
कांग्रेस लोक लुभावन वादे कर रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को झूठा बता रही है। अब देखना होगा कि जनता किन के वादों पर विश्वास करती है। स्पेशल डेस्क न्यूज आज। तो वादों का पिटारा खुल गया है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है किसानों की बिजली माफी के, कर्ज माफी के। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्ज माफी करेंगे। बीजेपी ब्याज माफ करती है लेकिन कर्जा बना रहता है। राहत तो मिलता है लेकिन कर्जदार रहते हैं। हम कर्ज माफ करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह माफी की राजनीति, कर्ज माफी की राजनीति कितनी उचित है और क्या वास्तव में यह माफ किया जा सकता है। क्या इससे भी पहले माफ हुआ है और इससे पहले क्या क्या वादे किए गए थे। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साथ एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी, ठाकुर राजनारायण सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, विधायक जी, पूर्व विधायक बीजेपी शंकरलाल तिवारी जी, आपसे कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम कर्ज माफ करेंगे, अच्छी बात है। अगर वो कहती है कि 5 हॉर्स पावर के जो सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर पंप का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली माफ रहेगी, तो अच्छी बात है। बीजेपी को परेशानी क्या है, क्या सोच रही है? वो भी माफ कर दे, ऐलान कर दे। हमको कोई परेशानी नहीं है। कोई गप मार रहा है, कोई सिगुफेबाजी कर रहा है, घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। इसी तरह पिछली बार भी राहुल जी आए, मंदसौर इंदौर घूमे मोटरसाइकिल में जित्तू भैया के साथ, और उन्होंने कहा कर्जा माफ नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री साहब। अब जब कर्जा माफ करने का नंबर आया तो हरे रंग का फार्म भरिए, पीले रंग का भरिए, नीले रंग का भरिए, ये चलने लगा। और कर्जा माफी के नाम पर 25-50 हजार के कर्जे, और कुछ ऐसे लोग जो कर्जे डेड मनी मान लिया था बैंक ने, मर गए थे, वो थे ही नहीं, ऐसे कर्जों को माफ उनने किया। अभी दुहाई देंगे कि हमने 27 लाख। अरे एक बताओ, तुम्हारे नेता ने कहा था 2 लाख तक माफ, फिर भी पर्चे भरने के लिए तुमने कब कहा था? तुमने कहा था 10 दिन में हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। 10 दिन के 15 महीने, अभी माननीय वीडी शर्मा जी ने कहा है कि 15 महीने का समय बहुत होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनको न बजट की चिंता है, न इनने पिछली बार जाना आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश के खजाने की, और अब इस बार तो ये जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं बननी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं बननी, और इसलिए लालीपप थमा रहे हैं। हम आ गए तो कर्जा माफ का दूसरा चरण, तीसरा चरण चलता रहेगा, हम आ गए तो बिजली माफ कर देंगे। अरे बिजली तो मध्य प्रदेश की पहले ही आप साफ कर चुके थे। 2003 के पहले 5000 मेगावाट का उत्पादन था मध्य प्रदेश के अंदर, 5000 कुछ मेगावाट। आज 28,000 मेगावाट का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार ने और भाजपा की सरकार ने किया इन 18 वर्षों में। और इस नाते आप कह रहे हो हम बिजली देंगे, हम बिजली दे रहे हैं। अब आप माफी की बात कर रहे हो तो ये तय है। हमने कहा कि हम 1000 रुपए लाडली बहनों को देंगे, आपने कहा हम 1500 देंगे। अरे कहाँ से दोगे? ये घोषणा करो कमलनाथ जी कि अगर आपकी सरकार नहीं बनती तो आप अपने वादों को पूरा करेंगे कांग्रेस पार्टी के फंड से। अगर ऐसी हैसियत है आपकी तो, अन्यथा जबरन में जुगाली, जबरन में जनता के साथ मुगालतेबाजी करके आप प्रस्तो एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे, तो चर्चा का विषय बन सकते हो जी। एक सवाल और करना चाहते हैं हम, भरोसा क्यों करें जी? एक सवाल नौजवान को नहीं, एक सवाल और हम आपसे करना चाहते हैं शंकरलाल तिवारी का भत्ता एक नौजवान को नहीं। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, लेकिन एक सवाल और एक सवाल है और
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, पहला ही वाक्य आपका निकला है। यानी कि अगर जो ये वादा कर रही है कांग्रेस, तो अगर सरकार में आती है तो घर में दाने नहीं बचे हैं। कौन सी सरकार चला रहा है? इसका मतलब यही हुआ कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो माफी कहां से करोगे? मतलब यही हुआ ना? मैंने आपको एक मुहावरा कहा है जी, मुहावरे का अर्थ हम समझना चाहते हैं। मेरा कहना यह था कि जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आकर के कर्जा माफ 2 लाख तक की बात करी थी, उस समय की उनने आर्थिक स्थितियों को नहीं समझा। हम भी कह सकते थे कि हम कर्जा माफ करेंगे, पर कर्जा माफ हमारी नीति नहीं है। कर्जा माफ को हम मानते हैं कि ये किसानों को आत्मनिर्भर नहीं करेगी। अभी इनने कर्जा माफ का वादा किया था, कर्जा माफ हुआ नहीं। 1.5 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, और उन 1.5 लाख किसानों को जो 0% में शिवराज जी खाद बीज दे रहे थे वो भी नहीं मिल पा रही थी, और इसलिए शिवराज जी ने 1.5 लाख किसानों का ब्याज माफ किया। ये तंज कस रहे हैं, जो ब्याज माफ करते हम तो पूरा माफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। सरकार बनेगी क्या आपकी? ठीक है, दुनिया जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर और दिल्ली की सरकार ने 6,000 रुपए दे रहे थे किसानों को, आदरणीय मोदी जी। चलिए ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। 15 महीने रहे, हम आएंगे आपके पास जी। पैसा नहीं है। ठीक है, ठाकुर राजनारायण सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस, 6,000 और जोड़ दिया जी। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। ठाकुर राजनारायण सिंह, पूर्व विधायक कांग्रेस, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि ऐलान किया गया है कमलनाथ जी के द्वारा। राजनारायण सिंह जी को मेरा साहब सलाम। जी बिल्कुल, राजनारायण दादा साहब सलाम जी, साहब सलाम जी। हाँ जी राजनारायण जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे हम, हमारी सरकार आई तो, जबकि बीजेपी ब्याज माफ करती है जी। तो अतिरिक्त भार पड़ेगा सरकार के ऊपर। कैसे जुगाड़ होगा ये सब? बात ये है कि कमलनाथ जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि उनपे मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करती है। पिछले वक्त भी आप ये देखो कि विधानसभा में जब प्रश्न पूछा है तो कमल पटेल ने उसका जवाब दिया है, और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कर्जा माफ किया है। और आगे आने वाली स्थिति में आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी तो क्या एक बात का पट्टा लेके आई हुई है कि उनसे जैसे साफ सुथरा, मतलब ऐसा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। यानी झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी से विश्व में कोई जीत ही नहीं सकता। अब आने वाले समय में मध्य प्रदेश में, मैं आदरणीय तिवारी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव जनता लड़ेगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के लोग थक गए हैं। ये रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां जनता से तो पूछो कि क्या हालात है। तो कमलनाथ जी ने जो वायदे किए हैं, अभी जैसे तिवारी जी ने की, एक बात मैंने सुन ली कि हम इतनी बिजली बना रहे हैं। अरे राजनारायण सिंह से तो पूछो कि राजनारायण सिंह के दौर में 2 इंदिरा सागर ओंकारेश्वर डैम बने। राजनारायण सिंह के जमाने में सिंगाजी ताप विद्युत गृह, जिसका जो है मेन आदमी राजनारायण सिंह है। तो ये बिजली की शुरुआत तो दिग्विजय सिंह के जमाने में शुरू हो गई थी, और उन्होंने कहा भी था कि इसी सन तक बिजली मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि सही चीज को झूठ बोल के अगर हम प्रमाणित करना चाहे तो जनता, इस भारत के लोकतंत्र की जनता बहुत होशियार हो गई है। और आने वाले इलेक्शन में मध्य प्रदेश में ये अभी जो है ना, मतलब ये क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ऊंट पे बैठ के बकरी चरा रही है। उनको मालूम ही नहीं कि जमीन के हालात क्या हैं। हमारे यहाँ खंडवा में रोजगार गारंटी में इतना मोटा भ्रष्टाचार हुआ पुनासा ब्लॉक में कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ होगा। गणगौर घाट बना दिए। हमारे यहाँ इंदिरा सागर की नहरों का पानी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता सब ठेकेदार बन गए, और उन्होंने स्टाफ डैम बना दिए कमांड एरिया में। तो जितना बोलो कम है। तिवारी जी मेरे दोस्त हैं अच्छे, उनको भी मालूम है कि वो खुद कितने दुखी है। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के जो नेता हैं, अटल बिहारी जी वाजपेयी के सोच के जो नेता हैं,
आज उनके दिल पे हाथ रख के तो पूछो कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। इससे तो कांग्रेस के राज में ये मजे में थे। ठीक है सर। हमारे साथ एल द्विवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि किसानों की बात की जा रही है और उनके ऋण माफी की बात की जा रही है, तो अगर ऋण माफी होती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो ऋण माफ करेगी, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया है। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ गई तो राज्य सरकार के ऊपर तो भार, वित्तीय भार तो बढ़ना ही है, क्योंकि कर्ज माफी होगी तो वित्तीय भार बढ़ेगी। तो सरकार के पास ऐसे संसाधन क्या हैं कि इस जो वित्तीय भार बढ़ेगा उस भार को हल्का किया जा सके, और कितना वित्तीय भार बढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं और नीति अगर प्रदेश में लागू होती है, उसको लेकर के विचार और मंथन किया जाता है। बहुत सी पॉलिसीज होती हैं जिसको बनाया जाता है और किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं अभी भी योजनाएं की, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जो योजनाएं चला रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या अन्य योजना हो, इसको लेकर के भी बहुत ही विरोधाभास है। और आप देखें कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार का बजट है वह कहीं ना कहीं कर्ज में लगातार डूबता चला जा रहा है। 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज अभी लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीनों में जब तक चुनाव आएंगे तो ये कहीं ना कहीं बढ़ के 6 लाख करोड़ के आसपास होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार में तो अतिरिक्त कर्ज, लगातार कर्ज अभी बढ़ ही रहा है और प्रदेश की सरकार चल रही है और आप देख रहे हैं कि खातों में लाडली बहनाओं के 1-1 हजार रुपए भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज की भरपाई भी हो रही होगी। जनता वो भी समझ रही, जनता वो भी देख रही है। अब अगर बात कर लेते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस आएगी और प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी, 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल माफ करेगी और जो भी अन्य वादे जो लगातार कांग्रेस कर रही है, तो क्या इसको लेकर के कोई एक ऐसा रोड मैप बनाया गया है? क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं? कैसे वो इंप्लीमेंट होगी या ये भार सीधे जनता पर आएगा? इसको लेकर के गहन चिंतन और मनन होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नित नई योजनाओं को लेकर के नई योजनाओं को लगातार इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी ऐसे बात मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के माध्यम से पता की है कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने बोला था कि हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे अगर हमारी सरकार आएगी और हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो आज मैं मीडिया की रिपोर्ट्स और जो सर्वे के आधार पर मैं देख रहा हूं और चर्चाएं हुई जो ग्राउंड में, तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा भी वो 500 रुपए गैस सिलेंडर को लेकर के मंथन और चिंतन करने लगी है। तो उसको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो योजनाएं हैं ये कांग्रेस लागू कर दे और उनकी सरकार आ जाए, तो भाजपा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि भाड़ तले तो चल ही रही है सरकार, लेकिन इस पे चिंतन और मनन कब होगा, कब हमारा प्रदेश कर्ज से ऊपर जाएगा, इसके लिए क्या मंथन हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये मंथन होना भी चाहिए। हम शंकरलाल तिवारी जी के पास आना चाहेंगे, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। शंकरलाल तिवारी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप कह रहे हैं कि वित्तीय भार बढ़ता जा रहा है, वित्तीय भार बढ़ेगा, ये कहाँ से लाएंगे? सही बात यह है, लेकिन सर कई कल्याणकारी योजनाएं तो आपकी सरकार ने भी चालू किया है। लाडली बहना योजना भी चालू हो गई है, उसमें भी खाते में पैसे जा ही रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है? और सही बात यह है कि जो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, फ्री वाली ही योजना कहेंगे, तो इन योजनाओं के लिए जो पैसा दिया जा रहा है खजाने से, उस खजाने की पूर्ति कहां से हो रही है? देखिए, ये सवाल आपका भी वाजिब है, आदरणीय द्विवेदी जी की भी बात वाजिब है। पर 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह जी पूर्णी जी सुन रहे हैं, वो मेरी बात को गलत नहीं कहेंगे, वैसे वो कह रहे हैं हम झूठे ही बोलते हैं। 2003 में ये भी विधायक थे, मैं भी विधायक था। याद करिए, 1500 करोड़ रुपए दिग्विजय सिंह जी बिजली का बिल माफ करने की घोषणा कर दी, पर 1 पैसा बिजली वालों को दिया नहीं था। और जब हमारी सरकार आई तो वो 1500 करोड़ रुपए हमको देने पड़े। इसी तरह दिग्विजय सिंह की सरकार ने नॉन बजट स्कूलों को उन्नयन कर दिया था। बजट 1 पैसा नहीं दिया, 8वीं को 10वीं, 10वीं को 12वीं कर दिया। और इस नाते मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सरकार जो चल रही, लाडली लक्ष्मी हमने चलाई, द्विवेदी जी भार जरूर पड़ा, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर उसके बावजूद भी हमने आमदनी बढ़ाई।
आप देख लीजिए, प्रत्येक बजट का आप अध्ययनशील हैं, हम उसका नहीं अध्ययन कर पाते। हर बजट में जो आमदनी है सरकार की, हमारी जो जीडीपी है, और हमारी आमदनी बढ़ी है हर क्षेत्र में, चाहे माइनिंग का हो, चाहे आबकारी का हो, और चाहे राजस्व के हर प्रकार के राजस्व, यहाँ तक कि बचत योजना जो है पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी हमारी राशि बढ़ी है। उससे फायदा ये होता है कि जो बचत योजना हमारी रहती है जनता की, उस पैसे से हम अपने प्रदेश में विकास कार्य कर सकते हैं लोन लेकर के। और इस नाते हमारी सरकार पूरी, नहीं तो हम पिछली बार भी कर देते। अगर हमको इस तरह करना होता, हम जानते थे कि हम सरकार में आएंगे। 5 सीट से हम हारे थे, कुल 5 ज्यादा पाई थी कांग्रेस। अगर हम भी कह देते कर्जा माफ, हम उनके कदम पे नहीं चल रहे। ये जरूर है कि जिसे आप फ्री कह रहे हैं, वो फ्री है, उस पर और चिंतन होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से। पर ये तय मान लीजिए कि हम उन गरीबों को दे रहे हैं, उन आवश्यक लोगों को दे रहे हैं जिनका भी उस खजाने में हक है। और इस नाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी किसी ज्योतिषी से पूछ के आए हैं। राजनारायण सिंह जी तो सरकार बना रहे हैं, वो तो जो भी कांग्रेस का मित्र बैठेगा, कमलनाथ पर विश्वास है। किस बात का विश्वास है? 2 लाख का कर्जा माफ, कहाँ हुआ कर्जा माफ? बेरोजगार नौजवानों को महंगाई भत्ते, बेरोजगारी भत्ता। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं था ना। नहीं शंकरलाल तिवारी जी, आपने जीडीपी की बात की है, और अगर जीडीपी की बात करें तो राजनारायण जी हम आपके पास आएंगे। शंकरलाल तिवारी जी ने जीडीपी की बात की है, अच्छी बात है, जीडीपी मतलब जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम। लेकिन अगर जो कृषि क्षेत्र की बात करें तो देश की जीडीपी लगातार गिरती रही है, कृषि क्षेत्र से उसका योगदान जीडीपी में लगातार गिरता रहा है। आप ये भी ठीक कह रहे हैं, पर मैं आपको थोड़ी सा खंडन मंडन किए बिना कहना चाहता हूँ कि आज कोरोना काल के बाद आप दुनिया के देशों की जीडीपी देख लीजिए और हिंदुस्तान की देख लीजिए, रिजर्व बैंक के लोगों के बयान पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्रियों की बातें समझ लीजिए, और वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। जीडीपी से अगर हमारा जीडीपी कम है तो हम उस अनुपात में ऋण लेने के हकदार रहते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं चल रही देश के अंदर, चाहे किसी राज्य की हो या देश की हो, जो कर्जे न लेती हो। कर्जा लेना पाप नहीं है, पर कर्जे को कहां से चुकती करेंगे, उसके सोर्सेज क्या है, ये बनाने का दम भारतीय जनता पार्टी में कर्जे लगातार कम भी तो होने चाहिए ना सर, तो सिर्फ दिन लुटाने की प्रतिदिन। बात है। नहीं, कर्जे कम भी होने चाहिए, वोट दे दो, बस ठीक है, कर्जे कम होने चाहिए, ठीक है सर, ठीक है राजनारायण जी, जी ठीक है राजनारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तिवारी जी साहब, मैंने तिवारी जी की बात सुन ली। बात यह है कि तिवारी जी मुद्दे पते की बात करें, मैं तो इस निमाड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ कॉटन पैदा होता है, 10 रुपए किलो की तो कपास की बिनाई हो गई, प्याज के क्या हाल है, कृषि प्रधान देश है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये चैनलों पे टीवी पे दिखते हैं, लेकिन किसान की जो दुर्दशा हो रही है, किसान की दुर्दशा पे विचार करो। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कमलनाथ जी की जो कमलनाथ जी की तो बहस है, लेकिन ये तो सुन लो तिवारी जी, ये बात सुन लो कि आज 28% तुम सीमेंट पे तुम्हारी जीएसटी है, 18% लोहे पे जीएसटी है। किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, महंगाई चरम पे चली गई है। और दूसरी बात यह है कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, नौजवानों को, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। और ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, इस पे तो विचार करिए। 3 लाख से अभी भाई साहब ने कहा द्विवेदी जी ने कि 6 लाख करोड़ पे पहुंच जाएगा, तो इस पे विचार करिए ना, कोई अर्थशास्त्री रखिए अच्छे में के, आमदनी भी बढ़ जाएगी, आमदनी भी बढ़ जाएगी। आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, कर्जे के बाबू बन रहे हैं। जरा किसानों की हालत तो सुनो। आपके यहाँ तो खेती जो होती है, लेकिन इस निमाड़ की खेती हिंदुस्तान में सबसे अच्छी होती है। हमारे यहाँ किसान की क्या दुर्दशा है, अब ये तो देखो। आज अगर 10,000 रुपए कुंटल भी कपास भेजो तो भी किसान को नफा नहीं है, घाटा है। और सुन लो, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है
कि किसान खेती करे कि मवेशी का इलाज करे कि सुअर का इलाज करे। आपको तो किसानों के लिए सब्सिडी देना था तार फेंसिंग के लिए। ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको देखिए नाई बाल कितने, ये चुनाव में सब सामने आने वाला। तिवारी जी, ये आप मेरी बात सुन लो, जनता चुनाव लड़ेगी अगले और 25 भारतीय साल तक जनता पार्टी लड़ने को लायक नहीं बिल्कुल रहोगे बाहर इस करेगी। बार। ये मेरी बात को ध्यान रखना आप। चलिए तो ठीक है। आप बीजेपी तो ऐसा है, बहुत ऐसे तरीके से झूठ बोलती है कि बिल्कुल, लेकिन अब जनता समझ गई है। ये कोई सा भी नारा चला ले साहब। हरिश्चंद्र जी, धन्य हरिश्चंद्र जी, 2 लाख का कर्जा माफ किया, कर्जा माफ करा, आपके भत्ता दिया, मंत्री ने जवाब दिया है। संबल योजना बंद की, कर्जा माफ हुआ लड़कियों है, की आपके मंत्री कन्यादान कमल हुए पटेल ने नहीं। जवाब दिया है। आपके मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया है। कमलनाथ जी ने जो वायदा करा है, कमलनाथ जी ठीक जो है सर, बोलते हमारे हैं, पास वो समय की करते कमी हैं। है। कमलनाथ जी हमारे पास हनुमान समय की जैसा कमी आदमी, है। कमलनाथ कभी झूठ नहीं बोलता है। कमलनाथ की ये खासियत है। आप देख लो, आप कमलनाथ जी के मामले में आज, अरे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि व्यापारी कमलनाथ जी की प्रशंसा कर रहा है, उद्योगपति उनकी प्रशंसा कर रहा राजनाथ जी, है, आपको किसान उनकी टिकट मिल प्रशंसा कर रहा है। जाएगी, बहुत तारीफ न करिए। ठीक है। नहीं, तारीफ आपको नहीं करिए, टिकट मेरी मिलेगी। बात सुनो। आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनारायण सिंह कभी भी असत्य बात नहीं करता है। जो बात करता हूँ मजबूती से करता हूँ। चलिए भाई, ठीक है। मैं तो वो आदमी हूँ जिसने आपकी बिजली की बात ठीक करके है। बताओ ना कि ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। राजनारायण सिंह ने खाली वरिष्ठ कराया ना। पत्रकार एल कौन द्विवेदी जी कराए? के पास हम जाना बताए ना चाहेंगे। आप ठीक कि है कोई सर। बीजेपी का नेता ने काम करा क्या? नंद कुमार सिंह ने दिग्विजय सिंह से सार्वजनिक पैर पकड़ के माफी मांगी है, जब ये आपका मुआवजा का अतिरिक्त जो बकवास मत करो। एक मृत व्यक्ति के बकवास बारे नहीं कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। ताराचंद काका जी की सूत मिल के अंदर ये बात हुई, ये सबको मालूम है। बीजेपी के खंडवा के सबके नेताओं को मालूम है। अरे शंकर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के खंडवा के नेताओं से, अरे आप टेलीफोन लगा के पूछ लो। अगर मैं असत्य बोलता हूँ तो राजनीति से मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो आप छोड़ देना। अगर मैं असत्य बोलता हूँ तो हम क्यों छोड़ दें राजनीति? अरे आप जो है ना, सत्य बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? अरे भाई, आप सत्य बात स्वीकार करो ना। स्वर्गीय ताराचंद तो भी है नहीं। अरे भाई, स्वर्गीय ताराचंद जी भी नहीं है, नंद कुमार भी नहीं है, लेकिन खंडवा में बीजेपी के उस जमाने के सारे नेता है ना। नंद कुमार सिंह ने ये कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ये पैकेज अगर देंगे तो मैं दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक माफी मांगूंगा। और दिग्विजय सिंह जी ने ताराचंद की सूत मिल में माफी मांगी। ये दुनिया को मालूम है। ये इस तरह की बात मृत मैं व्यक्ति के बात बता बारे रहा में हूँ, बकवास मेरी बात करना सुनिए। उचित नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हमारे पास समय की कमी है सर। हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास समय की कमी है सर। विधानसभा नहीं है सर, डिबेट है, थोड़ा सा शांत रहिए। तिवारी जी, सत्य को कोई झुठला नहीं ठीक है, सकता। पूरे विधायक हैं आप लोग, विधानसभा की पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। मेरी थोड़ा बात सा सुनो। जी, ठीक है, बात सुनो। मैं तो सिंगाजी महाराज को मानने वाला आदमी ठीक हूँ। है सर, ठीक है सर, सिंगाजी ठीक महाराज है को सर। मानने वाला आप भी अपनी जगह पे सही हैं सर, आप भी अपनी जगह पे सही हैं सर। एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है, किसानों की बात तो सभी करते हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम उनकी आय दुगनी कर देंगे, लेकिन कहीं हुई नहीं है अभी आय दुगनी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अब ये माफ़ी, कर्ज माफ़ी और इस तरह की तमाम लोक लुभावन ऐलान किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के जीवन स्तर को उठाने की बात शुरू से सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन क्या कोई ठोस कदम किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया है? और अगर नहीं किया है तो क्या होना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को करना क्या चाहिए कि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठे? वास्तव में ये राजनीति अलग और इनके विकास की बातें अलग। जी, एल द्विवेदी जी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और सरकारें यहाँ पर आती हैं और सरकारें यहाँ जाती हैं, लेकिन अभी भी हम अगर देखते हैं तो किसानों का उतना स्तर नहीं बढ़ पाया है। लोक लुभावन वादे जो हैं वो चुनावी वर्ष में सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड में जाते हैं तो आज भी किसानों की बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है। तो कुल मिलाकर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इनके उन्नयन के लिए लगातार काम करना चाहिए। कैसे रकबा बढ़े, कैसे कृषि प्रधान में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पत्ति करें, उत्पादन
उत्पादन करें, इसको लेकर के चिंतन और मनन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो नेटवर्क होता है ये पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस प्रकार की योजनाएं प्रदेश में लागू कर रहे हैं, देश में लागू कर रहे हैं, इसको लेकर चिंतन और मनन होना अति आवश्यक है। अभी मैं बीच में डिबेट में देख रहा था, पूर्व विधायक बीजेपी ने बताया कि ऐसा कोई देश नहीं है जो कर्ज लेकर काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है। ऐसे कई देश हैं जो बिना अपनी जीडीपी को बढ़ा भी रहे हैं और कर्ज नहीं भी ले रहे हैं। कई ऐसे प्रदेश हैं। अगर हम कहीं ना कहीं एक उदाहरण की ही बात कर लेते हैं, छोटा सा उदाहरण है, तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, आप देखिए वहां पर पूरा एक आईटी का हब है। बेंगलोर जो सिटी है वहां पूरा एक, तेलंगाना जो प्रदेश है वहां पूरा एक आईटी का है। किसी प्रकार का कोई भी खनिज संसाधन, कोई भी दूसरे प्रकार के संसाधन, किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा वहां पर नेटवर्क नहीं है। लेकिन आप देखिएगा वहां पर जो कर्ज की अगर हम बात कर लेते हैं, वह एक ऐसी प्रदेश की सरकार है, जहां तक मुझे अनुमान है या मैंने पढ़ा है जो रिपोर्ट्स में, किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेती है। और आज अगर हम बात कर लेते हैं तो किसी प्रकार का भार नहीं है उस सरकार में, और उसको लेकर के वो रोल मॉडल बन गई है और लगातार उनका सरकार चल भी रही है और किसी प्रकार का कोई उनको दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम अन्य प्रदेशों की बात करते हैं जहां पर किसी प्रकार का जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, खनिज साधन भी है, कृषि से भी आय हो रही है, अन्य स्रोतों से भी पैसा आ रहा है, टैक्स भी बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स मतलब जो है वह भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारें कर्ज ले रही हैं। तो ये सिस्टम समझ में नहीं आया। देश तो हमारा पूरा एक है, लेकिन एक जगह एक ऐसी भी सरकार चल रही है जहां पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है, और एक जगह एक ऐसी सरकार जिसके पास इतना भार आ रहा है। तो क्यों ना इस पर एक मंथन और चिंतन होना चाहिए कि आखिर वो सरकारें कैसे चला रहे हैं जहां पर किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई अन्य प्रकार के स्रोत नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐसा, वो तो सिर्फ अपने टैक्स कलेक्शन से ही पूरी सरकार चला रहे हैं। तो इस पर भी तो चिंतन और मनन होना चाहिए। बिल्कुल, ना कि ये है कि हम लगातार वर्ल्ड बैंक या एडीबी बैंक से, जो भी विश्व बैंक से, उनसे लगातार कर्जा लेते रहे। तो ये तो कोई जायज बात मुझे नहीं समझ में आती। जी बिल्कुल ये बातें सही होनी, ये बिल्कुल ये बातें सही हैं और हर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते, लेकिन हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वायदे तो हो रहे हैं, 5 वायदे, 10 वायदे, और वादों की बरसात भी होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव तो आने हैं। लेकिन जिनकी बात हो रही है किसानों की, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के वायदे होते हैं, लेकिन सिर्फ वायदे ही रह जाते हैं और सरकार बनने के बाद वायदे तोड़ भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बशर्ते एक सच्ची मानसिकता और सच्चे वादों के साथ काम करना चाहिए, एक फुल प्लानिंग के साथ, जिससे कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठे और सरकार घाटे में न जाए, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था जो है सरकार की वो चरमराए ना, खजाना भरता भी रहे। ये दोनों चीजें पैरेलल लेके चलनी होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।